आज हम लोगों का एविडेंस एक्ट का छठा दिन है, जिसमें हम आपको सेक्शन 34 से लेकर 44 तक पढ़ाएंगे। कुछ सेक्शन जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर टीचर छोड़ देते हैं, अक्सर आप लोग भी छोड़ देते हो मगर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। जैसे पहला ये जो सेक्शन है 34, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें 34 सेक्शन कहता क्या है। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनमें वे शामिल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया है कब सुसंगत है। इस सेक्शन में कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कारोबार के अनुक्रम में कोई व्यक्ति कुछ लेखा पुस्तिका रखता है, बुक अकाउंट्स रखता है, लेखा जोखा रखता है अकाउंट्स का, कि हमने इनसे इतना पैसा लिया, इनसे इतना दिया। अब चूंकि 2000 में सन 2000 में आईटी एक्ट आ गया, तो उसके साथ जो प्रविष्टियाँ थी उनमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी शामिल कर लिया गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपने कोई प्रविष्टि की है तो वो सारी प्रविष्टियाँ आ जाएंगी लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ में, चाहे वो जर्नल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो। तो होता क्या है, ये प्रविष्टियां क्या करेंगे आप, उस समय सुसंगत होती हैं जबकि न्यायालय को इन प्रविष्टियों की जांच करना हो। न्यायालय अगर जांच के लिए मंगाता है कि आपने क्या लेखा जोखा रखा, कहाँ लिख के रखा, कहाँ डेट वाइज काम किया है आपने, तो ये प्रविष्टियां जो आपने किसी रजिस्टर में, किसी कॉपी में, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लिख के रख रखी है, कर रखी हैं, तो उस वक्त सुसंगत है जिसमें न्यायालय इनका जांच करने का निर्देश दे, मंगाए कि आप लेके आइए, तो उस वक्त ये सुसंगत है। मगर केवल इन्हीं के आधार पर कि आपने प्रविष्टि पेश कर दी या बुक अकाउंट जो आपने अपने हाथ से लिखी है वो पेश कर दी, ये पर्याप्त नहीं होती है। इसके साथ आपको और भी सबूत देने होते हैं उस अपनी बात को साबित करने के लिए। जैसे आप दृष्टांत पढ़ते हैं कि खाने जो है कापर 1000 रुपए के लिए वाद लाया, और वाद ये था कि उसने मतलब खाने ये कहा, सॉरी एक मिनट समझ ले पहले, खापर का 1000 रुपए के लिए वाद लाता है। वाद कौन लाया है? का लाया है। ठीक, हुआ क्या था, का ने जो है खा को 1000 रुपए उधार दिए और उस बात को रजिस्टर में दर्ज कर लिया, तो ये कहलाएगी लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां। उसने अपनी लेखा पुस्तक में ये प्रविष्टि कर ली है, मगर ये बात सुसंगत तो है, मगर इतने ही से आपको साबित नहीं कर पाएंगे कि आपने ऋण दिया था। आपको इसके सपोर्ट में और भी बातें देना होती है। इतना सा सिर्फ आपको समझना है बात, कि सिर्फ अपने रजिस्टर में लिख लेने से ये बात पूरी नहीं हो जाती कि आपने किसी को ऋण दिया था या नहीं दिया था। उसके साथ में और भी सबूत आप देंगे, तब जाके न्यायालय आपके ऊपर विश्वास करेगा कि आपने ऋण दिया था। ये हो जाएगी धारा 34। 36 धारा कहती है मानचित्रों, चार्टों और रेखाओं के कथनों की सुसंगति। अगर कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्या करे, कोई मानचित्र बनाए, चार्ट बनाए योजना के अंतर्गत, या कहीं रेखा चित्र बनाए या रेखाओं मतलब सीमा निर्धारित कर दे, तो ये सारे मानचित्र, ये सारी रेखाएं जो कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हैं, ये सारी की सारी सुसंगत होती हैं। फिर धारा 38 में आ जाइए, विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति। आप लोगों से पूछा जाता है कि जो विधि पुस्तकों में जो बातें लिखी हैं वो सुसंगत हैं या नहीं है। तो जितने भी कथन होते हैं जो ऐसी विधि की पुस्तकों में हो जो केंद्रीय सरकार की अधीन या केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रकाशित या मुद्रित की गई हैं, या केंद्रीय सरकार की अनुमति से मुद्रित या प्रकाशित की गई हैं, तो उन विधि पुस्तकों में जितनी भी बातें होती हैं या जो कथन लिखे होते हैं वो सुसंगत होते हैं, उनको पेश किया जा सकता है। फिर धारा 39, इसी 38 को थोड़ा सा और ब्रॉड रूप दिया गया है, समझ लें। धारा 39 पहले क्या कहती है, सारी धाराएं हम इसीलिए आपको पढ़ के सुना देते हैं, आपको एज इट इज वर्ड्स याद रखना होते हैं धाराओं के। धारा 29 नहीं 39 कहती है, जबकि कथन किसी बातचीत, ये बातचीत है, बात चीज नहीं है, बातचीत, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाए। तो होगा क्या, अगर मान लीजिए कहीं पर भी
कोई बात आई है, कोई ऐसा तथ्य आ गया न्यायालय के समक्ष जिस पर आपको क्या करना है, कहीं पर वो बात किसी पुस्तक में है कि किसी पेज पर है, किसी आवली कहते हैं पन्ने पर है, कागज पर है, तो क्या साक्ष्य दिया जाएगा? तो आपको केवल और केवल उतना ही भाग जितने की आप बात कर रहे हैं उतने का साक्ष्य देना है। पूरी किताब ले जाके आप न्यायालय के सामने नहीं पेश कर देंगे। उतना आप उतने पेज का, उतने शीर्षक का आप क्या करेंगे, न्यायालय के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, जितने से जो आप बात साबित करना चाह रहे हैं उस बात की, उस कथन का और उसकी प्रकृति और उसके प्रभाव जो कि उस परिस्थिति में जिसमें आप साबित करना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, उस उतने से अगर न्यायालय पूरी तरह से आपकी बात समझ जाए, सिर्फ और सिर्फ उतनी चीज का आपको साक्ष्य देना होता है, साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। उतने कागज, उतना शीर्षक या उतना मैटर आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, ना कि पूरा का पूरा मामला। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो बातचीत है इसको हम बातचीत लिख के आए, इसको हम सही कर दें। एक सेकेंड, अब आ जाइए आप धारा 40 पर। धारा 40 कहती है द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है। होता क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर कहीं पर यह प्रश्न उठे कि ऐसे न्यायालय को जिसके अंतर्गत विचारण किया जा रहा है, तो ये प्रश्न उठे कि ऐसे न्यायालय को विचारण करने या मामले का संज्ञान करने का अधिकार था या नहीं था, तो ऐसे प्रश्न के उत्तर के लिए जो इस न्यायालय ने पहले निर्णय दिए हैं, वो दिए गए निर्णय क्या होते हैं, सुसंगत होते हैं। इसी को कहते हैं द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है। मतलब न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्व निर्णय इस बात के लिए सुसंगत तथ्य है कि उस न्यायालय को इस तरह के मामलों का संज्ञान करने और विचारण करने का अधिकार है। यहाँ पर हमने अपना नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा 9450770672। अगर आपको कोई असुविधा है उस पर संपर्क करें, या फिर डायरेक्ट आप अगर चैनल नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो डायरेक्ट डालें @lawclasses/फिरोज सर, आप हम तक पहुंच जाएंगे। अब आ जाइए आप सेक्शन नंबर 41 41। धारा 41 इंपॉर्टेंट धारा इसलिए है, हमने जब आपको निश्चायक सबूत पढ़ाया था पहले दिन, जब इंट्रो दे रहे थे तो वहां पर हमने धारा 41 पढ़ाई थी। इसमें ये एग्जैक्टली धारा 41 जो है, 41 जो है 41 विधि की अखंडनीय उपधारणा का जो एक उदाहरण था निश्चायक सबूत, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 41 निश्चायक सबूत है। कैसे है इसको समझ लें, कैसे आता है मैटर। धारा 41 एग्जैक्टली कहती है प्रोबेट। प्रोबेट कहते हैं मृत लेख प्रमाण को। अगर कोई मर गया है और उसका लेख प्रमाण पत्र मिले या पाया जाए या प्रस्तुत किया जाए तो वो कहलाता है प्रोबेट। प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। मतलब क्या है इसका, कि अगर किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा कोई प्रोबेट विषयक, ये चार बातें समझ लीजिए, प्रोबेट विषयक या विवाह विषयक या नाव अधिकरण विषयक, नाव अधिकरण मतलब नाव से संबंधित जो अधिकरण होता है विषयक, या दिवाला अधिकारिता के प्रयोग में किया गया अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री जो किसी व्यक्ति को विधिक हैसियत प्रदान करता है, जो सर्वता है ना कि विशिष्टता, तब सुसंगत है जब किसी ऐसी विधिक हैसियत या चीज का हक का अस्तित्व सुसंगत है। ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात का निश्चायक सबूत है। आगे बताया गया निश्चायक। पहले आप मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई सक्षम न्यायालय किसी प्रोबेट विषय में या विवाह के विषय में या नाव अधिकरण के विषय में या फिर दिवालिया अधिकारिता के प्रयोग करते हुए कोई निर्णय, अंतिम निर्णय देता है, आदेश देता है या डिक्री देता है, तो जिस व्यक्ति जो ऐसा निर्णय, आदेश, डिक्री अगर सर्वथा दिया गया है, सामान्य तौर पर सभी लोगों को दिया गया है, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया गया है, तो ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री जो होता है वो सुसंगत है, पहली बात। और ऐसा निर्णय, डिक्री या आदेश क्या होता है, इस बात का निश्चायक सबूत होता है। किस बात का, तीन बातें बता दी गई हैं
इन बातों के मामले में वो निर्णय, चाहे वो अंतिम निर्णय हो या आदेश हो या डिक्री हो, इन 3 बातों के बारे में निश्चायक सबूत है। पहली बात, कोई विधिक हैसियत जो इस प्रकार प्रदान की गई है। अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कोई विधिक हैसियत प्रदान की है तो वो निश्चायक सबूत हो जाएगी। दूसरी बात, कोई विधिक हैसियत जो इस प्रकार ले ली गई है। अगर किसी व्यक्ति से किसी विधिक हैसियत को छीन लिया गया है, ले लिया गया है, तो भी ये एक निश्चायक सबूत है। कब है, ये तीसरे पॉइंट में बता दिया सी में, कि उस समय हकदार घोषित करती है जिस समय निर्णय या डिक्री हुई। कहने का मतलब है, जब न्यायालय ने अंतिम निर्णय दिया या आदेश दिया या डिक्री दी, उस समय ऐसी विधिक हैसियत थी या नहीं थी, इन सब पक्षों को, इन सब तथ्यों को देखकर, दस्तावेजों को देखकर जो न्यायालय ने निर्णय दिया था, वो उस वक्त जब उसने घोषित किया था, तो इस बात का निश्चायक सबूत है कि ऐसा व्यक्ति उस चीज का हकदार है या फिर हकदार नहीं है। ये कहलाती है धारा 41, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 42 में सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात याद रखना है कि जो धारा 41 में वर्णित की गई बातें हैं, जो निर्णय हैं, आदेश हैं या डिक्रियां हैं, ये क्या हैं, 41 में सुसंगत भी हैं और निश्चायक सबूत हैं। और 41 के अलावा कोई अगर बात उठ रही है किसी भी प्रश्न पे, तो वो सुसंगत तो हो सकती है मगर वो निश्चायक सबूत नहीं है। धारा 43 में क्या कह दिया गया, धारा 43 कहती है कि धारा 40, 41 और 42 तीनों धाराएं हमने आपको पढ़ा दी। इन तीनों धाराओं से अगर भिन्न कोई निर्णय आदि दिया गया है, चाहे निर्णय दिया जाए, चाहे अंतिम आदेश हो, चाहे डिक्री दी जाए, तो वो क्या होगी, इस अधिनियम में अगर कहीं और वो सुसंगत नहीं है, मतलब इस अधिनियम में कहीं और वो सुसंगत हो रही तो वो अलग बात है, वरना ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री विसंगत है। इसका दृष्टांत बहुत ज़्यादा आता है, यूजली दृष्टांत से ही प्रश्न बनता है और दृष्टांत आपको पेपर्स में मिलता है डायरेक्ट। दृष्टांत इसीलिए हमने दृष्टांत से आपको समझाने की कोशिश की है। समझे, का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है गा, और का अपनी पत्नी गा के साथ जार कर्म के लिए, जार कर्म कहते हैं अडल्टरी, अडल्टरी मतलब जार कर्म, आप समझ रहे होंगे, हम आपको आगे आईपीसी में पढ़ाएंगे भी, 497 में है। तो अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, सॉरी प्रश्न को समझें, कि का जो है अपनी पत्नी गा के साथ जार कर्म के लिए खा का अभियोजन करता है। का कहता है कि मेरी पत्नी गा के साथ खा ने जार कर्म किया है। जार कर्म का मतलब होता है किसी विवाहित महिला के साथ संबंध बनाना या संभोग करना या इस तरह की बातें। तो क्या किया, का ने अभियोग लगा दिया। खा इस बात पे जब अभियोग लगा, खा पर चार मतलब अभियोजित किया गया, तो खा ने इस बात के लिए मना किया, प्रत्याख्यान किया कि गा जो है का की पत्नी है, मगर फिर भी न्यायालय ने खा को जार कर्म के लिए दोष सिद्ध कर दिया। ठीक, अब उसके बाद दोष सिद्ध हो गए खा भाई। इसके बाद क्या हुआ, का के जीवन काल में ही, का भी जिंदा है जो दावा कर रहा था कि ये मेरी पत्नी है गा, का के जीवन काल में ही खा के साथ विवाह करने पर गा द्विविवाह के लिए अभियोजित की जाती है। अब इसी के जीवन काल में ही, का के जीवित रहते हुए ही, गा जो महिला है, जिसने जिस जो कि का की पत्नी पहले कही जा रही थी, उसने क्या किया, खा के साथ विवाह किया। तो चूंकि पहले से पत्नी थी, तो ये मसला ये उठा कि इन्होंने द्विविवाह कर लिया है, तो अभियोजित की गई गा की द्विविवाह कर रही हैं। गा ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी का की पत्नी थी नहीं। अब खा जो है बिलबिला उठे कि यार हमको तो इनकी पत्नी के चक्कर में जार कर्म की सजा हुई। तो खा के विरुद्ध जो निर्णय दिया गया था, ठीक, मतलब खा को जार कर्म का जो दोष सिद्ध की हुई थी, वो निर्णय गा के विरुद्ध। अब आप पुराना निर्णय गा के विरुद्ध नहीं ले आएंगे कि देखिए भाई पुराने दस्तावेजों में ये था, ये जार कर्म के दोषी हुए थे इसलिए ये इनकी पत्नी थी, तो ये सब आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, नहीं न्यायालय के पास इतना समय होता है। इसलिए ये जो खा के विरुद्ध दिया गया निर्णय है, वो का के विरुद्ध विसंगत हो जाएगा। इस मामले को आप ध्यान से समझ लीजिएगा।
एक धारा हालांकि 44 है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा नहीं है, मगर आप ये थोड़ा सा बस इसका शीर्षक याद रख लीजिए। धारा 44 कहलाती है कि निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। कहने का मतलब है जो निर्णय प्राप्त किया है किसी पक्षकार ने, अगर किसी कपट से प्राप्त कर लिया है, किसी धोखे से प्राप्त कर लिया है, या उस न्यायालय ने निर्णय दिया है जो वो सक्षम नहीं था, तो आप क्या कर सकते हैं, ये दूसरे न्यायालय में साबित कर सकते हैं। ये कहलाती है धारा 44। अगले टर्न पर हम आपको क्या करेंगे, धारा 45 से लेके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशेषज्ञ, वहाँ से पढ़ाएंगे। अनुमानित 10 धाराएं इस टर्न पर करा दी हैं, 10 धाराएं अनुमानित अगले टर्न पर करा देंगे। इस तरह से पहले तो हमारा था कि हम 10 टर्न पर आपको पूरा एविडेंस दे दें, जैसा कि हमने डे 1 से लेकर डे 10 में पूरी CRPC दे दी। बहुत बड़ा सब्जेक्ट हमने 10 दिन में करा डाला, हालांकि हमें लगता है काफ़ी तेज़ करा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे आपका सिलेबस करा रहे हैं, जिससे क्योंकि एविडेंस एक्ट थोड़ा टिपिकल है, जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ जाए। इसलिए भले ही 2-4-10 दिन ज़्यादा लग जाए, मगर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। इसलिए हम इस तरह से सेक्शंस पढ़ा रहे हैं कि आपका कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन छूटे भी ना, और सब टाइमली कंप्लीट हो जाए समय पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे, सॉरी हमारी वीडियोस में जाएंगे, वीडियोस में आप देखेंगे ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप आते चले जाएंगे, सारे सेक्शन वाइज आपको मैटर मिलता चला जाएगा। और हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, डे 1 से लेकर डे 10 तक हमने CRPC दी थी, उसकी एक प्लेलिस्ट अलग से बनाती है, CRPC प्री प्लस मेंस। ये प्री प्लस मेंस का मैटर है, जो सेक्शंस शॉर्ट में समझाए हैं वो प्री में आते हैं, और लॉन्ग में समझाएं वो प्री और मेंस दोनों में आते हैं। और ये सारे एग्ज़ाम जो इंडिया में होते हैं जुडिशरी एग्ज़ाम्स, इसलिए इस सारे एग्ज़ाम्स के लिए पर्याप्त मैटर है, चाहे प्री आप दे रहे हो, चाहे मेंस दे रहे हो, चाहे कोई AIBE का एग्ज़ाम दे रहे हो या LLB कर रहे हो, पर्याप्त मैटर है ये सारे कैंडिडेट्स के लिए। इसलिए आप सारे अपने साथियों को इस मैटर को शेयर करिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सारे लोगों को ये शेयर करें। धन्यवाद।